स्टार्ट विद द शॉप लिफ्टिंग। मैंने शॉप लिफ्टिंग में बताया, अभी एक डेटा आया था तो इसमें लगभग बताया जा रहा है कि हर साल एनुअल लॉस जो हर साल होता है एक रिटेल को 30 to 35% होता है थेफ्ट से, शॉप लिफ्टिंग से। जो एनुअल लॉस जितना भी हुआ उसका 30% का रीजन क्या होता है? थेफ्ट, ठीक है, शॉप लिफ्टिंग, ठीक है। कस्टमर क्या करते हैं? कंसील करते हैं प्रोडक्ट को, अल्टर कर देते हैं टैग को, यानी कि टैग जो होता है ना उसको खोल देते हैं, तोड़ देते हैं, उसको हटा देते हैं, दूसरे प्रोडक्ट के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से शॉप लिफ्टर का ये तरीका होता है, ठीक है। क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड वन इज एम्प्लॉय थेफ्ट। लगभग 30% ये भी कहीं ना कहीं रीजन है श्रिंकेज का किसी भी स्टोर में। और लगभग अगर बात करें कि 20 बिलियन हर साल पूरे ऑल ओवर कंट्री, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में एम्प्लॉय थेफ्ट की वजह से रिटेलर्स को लॉस होता है। आ रही बात समझ में? अब यहाँ पर बहुत सारे डिसऑनेस्ट स्टाफ होते हैं। डिसऑनेस्ट स्टाफ मतलब जो ईमानदार नहीं हो, करप्टेड स्टाफ है, ठीक है। वो क्या करते हैं? दे हैव वेरिएंट क्रिएटिव, दे आर यूजिंग देयर क्रिएटिव माइंड फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग इन द स्टोर। उनके पास क्रिएटिविटी तो है, but they are not using it for improving the condition of the retail store, for increasing the sales and for influencing the consumer. But what they are doing, they are basically indulge in the wrongful activities in the retail store. wrongful activities, गलत activities में involve रहते हैं वो। उसके बाद वो क्या करते हैं? कई बार कैश जो होता है, जो पैसे आते हैं उसको इधर से उधर कर देते हैं, ठीक है। फेक रिटर्न करते हैं, यानी शो करते हैं कि फेक रिटर्न हुआ है, पैसा फेक, मतलब फेक रिटर्न हुआ और उसका पैसा जो है वो अपने पॉकेट में रख लेते हैं। फेक रिटर्न मतलब रिटर्न हुआ नहीं है, लेकिन दे आर शोइंग दैट फेक रिटर्न हुआ है कोई प्रोडक्ट, ठीक है। कई बार इशू कर देते हैं फ्रॉडुलेंट गिफ्ट कार्ड्स वगैरह। उसके अलावा कई बार एम्प्लॉइज डिस्काउंट जो मिलता है ना, हर एक स्टोर में एम्प्लॉय डिस्काउंट मिलता है, जैसे 20% डिस्काउंट मिलता है, 15% डिस्काउंट मिलता है, तो इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द डिस्काउंट, ठीक है। ये सारी चीजें। और कई बार कुछ गुड्स को स्मगल भी कर देते। स्मगलिंग का मतलब समझते हो? वो गुड्स को महंगा बेच देते हैं, बाहर जाकर के चोरी करके लेके जाते हैं और बाहर उसको महंगे दामों में बेच देते हैं। These are dishonest employees जो होते हैं, because of them shrinkage होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एरर क्या होगा? लगभग 20%, ये भी कहीं ना कहीं काउंट करो, हर साल 20% जो श्रिंकेज हो रहा है। आई एम नॉट सेइंग 20% लॉस, बट जो श्रिंकेज का सिर्फ मैं बोल रही हूँ, श्रिंकेज का 20% रीजन क्या है आपका? एडमिनिस्ट्रेटिव एरर। एडमिनिस्ट्रेटिव एरर का मतलब वही होता है जहां पर आपका इनएक्यूरेसी है, आपका एरर पॉइंट ऑफ सेल्स का एरर, ट्रांजैक्शंस का एरर, अकाउंटिंग इनएक्यूरेसी, ठीक है, अकाउंट्स को इनएक्यूरेट मेंटेन करना, वही फ्रॉड वही हुआ। फ्रॉड तो मैंने बता ही दिया था आपको। उसके अलावा ऑपरेशनल लॉस, जैसे कुछ प्रोडक्ट, खाने पीने की चीज एक्सपायर हो जाना, कोई प्रोडक्ट टूट जाना, कोई प्रोडक्ट डैमेज हो जाना, ठीक है। सो दीज आर द पार्ट ऑफ द ऑपरेशनल लॉस। क्लियर? ठीक है, आई थिंक कि ये समझ में आ गया होगा। कॉन्टिन्यूसली ट्रैक द स्टॉक, ये सब चीजें क्लियर है। चलिए लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक। आउट वट एवर वी स्टडीड, जो भी पढ़ा अभी श्रिंकेज कंट्रोल में, किसी को कोई डाउट है? No. ये चीज पॉसिबल कई बार होता है कि ये एम्प्लॉइज क्या करते हैं, कस्टमर के साथ मिलकर भी करते हैं। नोन कस्टमर्स हैं, उनको फ्री में या बहुत ही कम रेट में या डिस्काउंट में प्रोडक्ट सेल कर दिया। दैट कैन बी आल्सो पॉसिबल। हाँ, ओवरेजेस, वही मतलब वो उसमें भी वो एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव मिस्टेक है। यहाँ पर क्या हो सकता है कि गलत काउंट कर दिया, लॉजिकली प्रोडक्ट को काउंट नहीं किया, गलत काउंट कर दिया। फिगर जो है, नंबर्स जो है वो कुछ और इंडिकेट कर रहे हैं और एक्चुअल प्रोडक्ट की क्वांटिटी और नंबर्स कुछ और है। ओवरेजेस, ठीक है। एक और चीज भी पॉसिबल है, एक और भी एरर पॉसिबल है। जैसे कई बार हम कुछ प्रोडक्ट पे डिस्काउंट देते हैं तो उसका जो ओरिजिनल कॉस्ट होता है वो रिड्यूस हो जाता है डिस्काउंट की वजह से, और उसको आपने मेंटेन नहीं किया। यानी मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट था जिसका कॉस्ट था 1500, ठीक है, तो प्राइस क्या हुआ? डाउन हो गया। प्राइस क्या हुआ? प्रोडक्ट का डाउन हुआ, लेकिन आपने उस प्राइस, जो ओरिजिनल प्राइस से जो कम हुआ है प्राइस, आपने उसको प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं किया। 1400 का कॉस्ट था, 700 में हो गया, 50% डिस्काउंट, एक्चुअल प्राइस कन्वर्ट टू द 700, बट यू आर नॉट बेसिकली रेक्टिफाइंग दैट अमाउंट। सो इन दैट सिचुएशन व्हाट विल बी हैपन कि वो आपको क्या लगेगा कि कैश आपके पास कम आया है,
तो श्रिंकेज हुआ या तो थेफ्ट हुआ? नो, समटाइम दिस कैन बी हैपन, ठीक है। एक पे एक फ्री का अगर ऑप्शन आप दे रहे हो तो जो भी कॉस्ट है वो भी रिड्यूस होगा, उसको भी आपको वहां पर शो करना है। और कुछ और भी फैक्टर्स हैं, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, रिकॉर्ड कीपिंग वगैरह में मिस्टेक हो सकता है। अगर आप पेपर वर्क एरर को प्रिवेंट करो तो इंटरनल थेफ्ट को मेंटेन करो, जितने भी रिफंड्स के अप्रूवल हैं, जितना भी चीज रिफंड हुआ है उसका एक अलग से ट्रैक रिकॉर्ड बनाओ। समझ में आई बात? अलग से ट्रैक बनाइए, कितना प्रोडक्ट आपके पास रिटर्न हुआ और कितना प्रोडक्ट एक्सचेंज हुआ। क्लियर? शॉपलिफ्टिंग का प्रिवेंशन क्या से हो सकता है? देखो बहुत सारा स्टोर होता है, देयर आर मल्टीपल स्टोर्स, दे हैव स्मॉल एंड एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, बेसिकली ज्वेलरी। ज्वेलरी क्या होता है? स्मॉल होता है एंड एक्सपेंसिव भी होता है। तो ऐसे सिचुएशन में जो स्मॉल और एक्सपेंसिव है उनको काउंटर के विद इन रखिए। काउंटर के विद इन यानी कि कांच के जो आपके बॉक्सेस बने होते हैं हर जगह पे, उसके अंदर, काउंटर के अंदर उस प्रोडक्ट को शो कीजिए, ठीक है, ताकि उस प्रोडक्ट को कस्टमर अपने हाथ में ले ना पाए। ठीक है, चोरी तभी होगा ना जब कस्टमर के हाथ में वो प्रोडक्ट आएगा। तो उनसे वो डिस्टेंस बना के रखने के लिए जो है आप काउंटर, कैसा ग्लास काउंटर यू कैन यूज where the product can be shown but that is the customer not able to touch that product। ठीक है, क्लियर हो गई बात? समझ में आया? तो आप क्या कर सकते हैं, ग्लास काउंटर यूज कर सकते हैं। तो मैंने वही बोला था ना कि प्रॉपर लेआउट, ठीक है। और उसके अलावा आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि जो मोबाइल फोन्स हैं उसके साथ सिक्योरिटी डिवाइस के, देखा है सिक्योरिटी डिवाइस लगा होता है। यू कैन नॉट पुट द मोबाइल फोन, अगर आप बहुत दूर तक जाना चाहिए मोबाइल फोन को लेना नहीं जा पाइएगा, बिकॉज दैट इज अटैच्ड विद द स्प्रिंग और द सिक्योरिटी डिवाइस। ठीक है, आई थिंक यहां तक समझ में आ गया। अच्छा, एक टॉपिक क्या हो गया बलराम, told you about the responsibilities of store manager, like store manager is responsible for recruiting so many employees in their store, right? So in today's class we are going to understand that what are the role of HRM, human resource management, in retailing. So write about it, HRM, human. So I told you that store manager is hiring so many people, employees, but somehow there are some retail organization, कुछ organization क्या होते हैं, retail organization होते हैं। ठीक है, जो रिटेल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनमें क्या फाइंड आउट होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एचआर जिसको बोलते हैं। उनका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी काम क्या होता है, रिक्रूट करना एम्प्लॉइज को, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ओरिएंटेशन, सिलेक्शन, एवरीथिंग इज डन बाय द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन रिटेलिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या क्या चीजों में एचआरएम इन्वॉल्व होता है, रिक्रूटिंग में, सिलेक्टिंग में, कंपनसेटिंग इज इट मीन सैलरी प्रोवाइड करना, कंपनसेटिंग में, सुपरवाइजिंग द पर्सनल, इन सारी चीजों में रिटेल ऑर्गेनाइजेशन इंगेज होता है, रिटेल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सेकेंड चीज, यहाँ पर कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, स्टोर मैनेजर भी ये काम करता है। स्टोर मैनेजर का मैंने बताया था कि ही इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर सिलेक्टिंग द पीपल, बट इफ देयर इज अ रिटेल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे रिटेल स्टोर में स्टोर मैनेजर को भी अपॉइंट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें होती हैं, तो रिटेल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या करता है, वो डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल पे काम करता है। ठीक है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, लोकेशन ऑफ आउटलेट, यानी कौन से आउटलेट में कितने एम्प्लॉइज की रिक्वायरमेंट है और कितने एम्प्लॉइज प्रेजेंट हैं। अगर लैक ऑफ एम्प्लॉइज है यानी लोगों की कमी है आपके स्टोर में, तो कितनी जल्दी रिक्रूटमेंट करना है। ठीक है, कि कहां पर ओवर ज्यादा एम्प्लॉइज है जिनका यूटिलाइजेशन और पोटेंशियल ज्यादा नहीं है, उनको कहां शिफ्ट करना है, ये सारा का सारा चीज कौन डिसाइड करता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के थ्रू ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो होता है ना वो ये सब चीजें करता है, HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पर जो अगर ह्यूमन रिसोर्स एनवायरनमेंट की बात करें तो किस टाइप का रिटेलिंग में ह्यूमन रिसोर्स एनवायरनमेंट होता है। किसी भी रिटेल स्टोर में हमें दोनों टाइप की एम्प्लॉइज की जरूरत होती है, जो आपके स्किल्ड भी होते हैं और अनस्किल्ड भी होते हैं। जैसे स्वीपर वगैरह जो है वो अगर अनस्किल्ड भी है तो चलेगा, बट कस्टमर एग्जीक्यूटिव अगर हम हायर कर रहे हैं तो एटलीस्ट वो नॉलेजेबल होना चाहिए। ठीक है, तो रिटेलर्स जो हैं उन वो क्या क्या चीजों को उनको फेस करना पड़ता है, कई बार उनको क्या फेस करना पड़ता है,
बहुत सारे इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर्स भी होते हैं स्टोर में। अब इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर है तो उनको एक्सपीरियंस ही नहीं है कि हाउ टू डील विद द पीपल, हाउ टू सेल द प्रोडक्ट, तो उनको ट्रेनिंग देना पड़ता है। ठीक है। सेकंड है कि कई बार ये प्रोसेस जो होता है लॉन्ग आवर्स के लिए चलता है। मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं क्या क्या एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को फेस करना होता है जब वो रिक्रूटमेंट करता है। तो पहला तो उनको फेस करना पड़ता है बहुत सारे एक इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर्स को, एम्प्लॉइज को, जिन्होंने कहीं भी पहले इस तरीके की जॉब, रिटेल में जॉब नहीं किया है। ठीक है। सेकंड है लॉन्ग आवर्स, मतलब बहुत ज्यादा टाइम तक उनको बेसिकली एनालाइज करना, रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा का पूरा रिक्रूट करना, उनको सिलेक्ट करना, उनको लॉन्ग और लेथार्जिक प्रोसेस है ये। नेक्स्ट वन है डाइवर्स वर्कफोर्स, क्योंकि हमें बहुत सारे काम के लिए लोगों की जरूरत पड़ती है, तो हमें हर एक को एनालाइज करना पड़ता है सुटेबिलिटी के हिसाब से कि इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए ये एम्प्लॉय सुटेबल है या नहीं, वो भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर करता है। ठीक है। जो बहुत सारे पार्ट टाइम वर्कर्स हैं उनको भी देखना कि वो कौन से टाइम पे अवेलेबल हो सकते हैं, वो भी मैनेज करना उनको होता है। कस्टमर का जो डिमांड हमेशा वैरी हो रहा है उस हिसाब से भी हमें देखना पड़ता है एम्प्लॉइज दे आर सुटेबल फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट, दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट और नॉट। ठीक है। तो ये सारे कहीं ना कहीं फैक्टर्स हैं जो कहीं एक तरीके से इससे लॉन्ग टाइम, बहुत लॉन्ग टाइम प्रोसेस भी है और ये इससे आपको लॉस भी है और प्रॉफिट भी है। लॉस क्या है, क्योंकि आप जितने एम्प्लॉइज को हायर कीजिएगा उतने लोगों को आपको सैलरी देना है, उतना टाइम टेकिंग है उस प्रोसेस, वो एक्सपेंसिव प्रोसेस है। लोगों को रिक्रूट करना क्या होता है, एक्सपेंसिव प्रोसेस। तो ये सारी की सारी चीजें किसको करना पड़ता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस है क्या रिटेलिंग में, लिखो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस इन रिटेलिंग। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस इन रिटेलिंग। रिटेलिंग, ठीक है। पहला लिखिए रिक्रूटिंग रिटेल पर्सनल। रिक्रूटिंग रिटेल पर्सनल, रिक्रूट में और सिलेक्शन में क्या अंतर है बताएगा मुझे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन? नो इट्स नॉट दैट, तुम कहीं नियर बाय हो बट इट्स नॉट दैट। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में ये अंतर होता है कि रिक्रूटमेंट इज अ काइंड ऑफ ऑफर विच इज गिवन बाय द कंपनी अबाउट द वैकेंसीज विच इज अवेलेबल इन द स्टोर और इन द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे अभी आप लोग का वैकेंसी निकलता है गवर्नमेंट जॉब के लिए, देखते हो ना एडवर्टीजमेंट आता है ना उसका, सो दैट इज बेसिकली वहां पर क्या बोला जाता है कि आप लोग जो भी एलिजिबल हो, उसमें एलिजिबिलिटी मेंशन कर दिया जाता है, जो भी एलिजिबल हो वो अप्लाई करो। अब यहाँ पर आपके पास मल्टीपल एप्लीकेशंस आएंगे, मल्टीपल लोग फॉर्म भरेंगे, उसके बाद जो भी एलिजिबल नहीं है उनको पहले सबसे पहले साइड कर दिया जाता है, जो भी एलिजिबल है फिर उनको फाइनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। वंस द इंटरव्यू इज डन तो उसमें से 10 या 15 लोगों को हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन इज द वे, सिलेक्शन इज द नेगेटिव प्रोसेस, रिक्रूटमेंट इज द पॉजिटिव प्रोसेस। 12th में कॉमर्स पढ़ा होगा तो सुना होगा। रिक्रूटमेंट में किसी का एलिमिनेशन नहीं होता है, रिक्रूटमेंट में सबको बोला जाता है आप अप्लाई कीजिए जॉब के लिए। ठीक है। सिलेक्शन में हमें एलिमिनेट करना पड़ता है, बाकियों को छोड़ के जो बेटर है उनको हम सिलेक्ट करते हैं। ट्रू। सो हियर द रिक्रूटमेंट, पहला है रिक्रूटमेंट रिटेल पर्सनल, लेकिन कई जगह पे रिक्रूटमेंट का एज सिलेक्शन यूज किया जाता है, लेकिन डिफरेंस होता है रिक्रूटमेंट में और सिलेक्शन में। फर्स्ट पॉइंट इज रिक्रूटिंग द रिटेल पर्सनल। रिक्रूट करना, पहले बहुत सारे लोगों को बुलाना, रिक्रूटिंग। अगर स्टाफिंग पढ़ा होगा 12th के फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में तो याद होगा। पहले रिक्रूटमेंट, रिक्रूटिंग रिटेल पर्सनल, सिलेक्टिंग रिटेल पर्सनल, सिलेक्टिंग रिटेल पर्सनल। अच्छा, सिलेक्शन में भी क्या क्या क्राइटेरिया होता है, व्हाट कैन बी द क्राइटेरिया? टेस्ट, रिटन टेस्ट लेते हैं, इंटरव्यूज लेते हैं, आफ्टर दैट कई बार मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है। ठीक है। हाँ बिल्कुल, ग्रुप डिस्कशंस। हाँ, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा कि द प्रोसेस कैन बी वेरी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग क्या हो सकता है, तरीके हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिमिलर होगा। क्लियर है। अभी गवर्नमेंट में भी अलग अलग है, जैसे एसएससी में 2 एग्जाम, पीओ में 2 एग्जाम, कुछ कुछ ऐसे भी गवर्नमेंट एग्जाम है जहाँ एक ही बार रिटन एग्जामिनेशन होता है। ट्रू। तो यहाँ पर ये जो रिक्रूटमेंट होता है यानी कि लोगों को ऑफर दिया जाता है जॉब के लिए। सेकंड, जॉब करने के लिए नहीं, मतलब जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। सेकंड, सिलेक्टिंग होता है, सिलेक्शन होता है। Once they are selected, then the training program is provided. क्या प्रोवाइड होता है उनको? ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है। तो ट्रेनिंग रिटेल, ट्रेनिंग टू द रिटेल पर्सनल। नेक्स्ट पॉइंट इज
कंपनसेटिंग द रिटेल पर्सनल, कंपनसेशन इज लाइक दैट द ऑफर लेटर वगैरह दिया रहता है, उसमें कितना उनको पैसा मिलेगा। एंड फाइनली आप क्या करते हैं, उनके वर्क को सुपरवाइज करते हैं कि दे आर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट इन द रिटेल स्टोर। क्लियर, समझ में आया? यहां तक सबको पॉइंट क्लियर है? ऑनलाइन क्लास एंड ऑफलाइन क्लास, आई एम आस्किंग समथिंग, सबको पॉइंट क्लियर है? मैम हाँ बोलो बेटा। कंपनसेटिंग टू रिटेल पर्सनल के बाद क्या था? सुपरविजन, सुपरवाइजिंग द पर्सनल। ओके मैम। ठीक है, चलिए। अच्छा, मैंने बताया था कि हमें कौन कौन से स्टाफ्स की, यस संभव, चलिए खड़ी हो जाइए, बताइए व्हाट आर द वेरियस प्रोसेस। प्रोसेस क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस इन रिटेल, रिक्रूटिंग द रिटेल पर्सनल, कहीं भी उल्टा सीधा बोल देना है, बैठो। ट्रेनिंग, कंपनसेटिंग, सुपरवाइजिंग, बैठो। अच्छा, कौन कौन से लोगों की जरूरत पड़ सकती है किसी भी स्टोर में? तो रिसेप्शनिस्ट के बारे में मैंने बताया। रिसेप्शनिस्ट कौन होगा? हु विल बेसिकली हैंडल द फ्रंट एरिया, ठीक है, जो हर एक कस्टमर का अपॉइंटमेंट वगैरह फिक्स करना, प्रॉपर नंबरिंग करना अपॉइंटमेंट्स को, ये सब काम कौन करता है? रिसेप्शनिस्ट, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। सो रिसेप्शनिस्ट में यहाँ पर कौन कौन से हो सकते हैं आपके? ऑफिस सपोर्ट के लिए एड, कुछ देखना, फ्रंट एंड जॉब होता है और बैक एंड होता है। फ्रंट एंड में आपके आएगा रिसेप्शनिस्ट, कस्टमर एग्जीक्यूटिव्स आएंगे आपके, ठीक है। ऐसे तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें दी हुई हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन इतना बस समझ लो कि यहाँ पर रिक्रूटमेंट होगा स्टोर के लिए एम्प्लॉइज का। क्लियर है? अच्छा, एक टॉपिक और है। अच्छा, कस्टमर सर्विस का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट रिलेटेड सर्विसेज, ठीक है, that is also the part of customer service. Basically customer service is the additional benefit given to the customers with product or without product. यानी कई बार प्रोडक्ट के साथ आपको मिलता है जैसे वारंटी गारंटी वगैरह, और कुछ होता है विदाउट प्रोडक्ट, जैसे कि आपकी मेडिकल जब हम कोई सर्विस लेते हैं, मेडिसिन फैसिलिटी, मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह लेना, एजुकेशनल ट्रेनिंग्स लेना या फिर पढ़ाई करना, ये सब चीजें सर्विस में आएगी आपकी, ठीक है। सो कस्टमर सर्विस इज अ काइंड ऑफ एड ऑन, ठीक है, जैसे आइसक्रीम में एक स्कूप एक्स्ट्रा चॉकलेट डलवाना होता है ना, एड ऑन, वैसे ही कस्टमर सर्विस आपके लिए, आपके सर्विस क्या है, वो एक एड ऑन है जो आपके प्रोडक्ट को और आपके सर्विस को बाकी कॉम्पिटिटर से डिस्टिंक्ट बनाता है। क्या बनाता है? अलग बनाता है ना। तो कस्टमर सर्विस जो है वो, अगर हम रिटेल में बात करें तो कस्टमर सर्विस का मतलब है जहां पर आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन किसके साथ हो रहा है? कस्टमर के साथ हो रहा है, उनकी किसी भी क्वेरी का आंसर देना, उनको एडवाइस देना, ये सारी चीजें कस्टमर सर्विस में आती है। कई बार कस्टमर जो होते हैं वो डायलेमा में, कंफ्यूजन में होते हैं, तो कौन कस्टमर एग्जीक्यूटिव होते हैं जो उनके इस डायलेमा को सॉल्व करते हैं, उनके कंफ्यूजन को कम करते हैं, है ना। सो यहाँ पर किस तरीके से हम कस्टमर सर्विस, और कस्टमर सर्विस से क्या होता है? कस्टमर रिलेशनशिप बेटर होता है कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बेटर होगा। जब कस्टमर के साथ बेटर रिलेशनशिप होगा तो फाइनली वो आपके लिए क्या होगा? बेनिफिशियल, सेल्स हमेशा इंक्रीज होगा और आपके कस्टमर लॉयल बनेंगे, होगा। तो आजकल कौन कौन से तरीके अपनाए जा रहे हैं? तो सबसे पहले CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन ने अडॉप्ट कर लिया है, पता होगा आपको CRM के बारे में। नेक्स्ट जो है दैट इज हाउ टू डील विद द डिसग्रंटलेड कस्टमर्स। डिसग्रंटलेड मतलब एंग्री कस्टमर्स। अगर कोई कस्टमर गुस्सा हो गया बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट, बिकॉज ऑफ योर सर्विस, how you have to manage it, that can be given by the answer of the proper customer service, ठीक है। हमेशा कैसे रहना है? stay calm. If you are customer executive and your work is to deal with the customer, stay calm. कस्टमर पे चिल्लाना नहीं है, आई बात समझ में? stay calm and remember, हमेशा याद रखिए कि if someone is saying something, customer is saying something, patiently सुनिए उनकी बात को, ऐसा ना हो और कोई भी चीज पर्सनल नहीं है। समझ में आई बात? एक पॉइंट कि everything whatever is going on in the retail store, that is not the personal, that is professional.
सो डोंट ट्राई टू टेक इट पर्सनली, द वर्ड्स ऑफ कस्टमर को पर्सनली मत लीजिए, और कस्टमर को भी पर्सनल नहीं लेना चाहिए कस्टमर एग्जीक्यूटिव की बातों को, ठीक है। तो stay calm and remember it's not personal. If there is any problem with the customer, try to explain the thing. If there is a delay in the delivery of the product, if there is any problem, it's your duty to inform the customer about the event. Clear? Next one is apologize and empathize. What is the meaning of that? Apologize मतलब क्या होता है? माफी मांगना, ठीक है। अपोलोजाइज का मतलब माफी मांगना। अगर गलती से भी कस्टमर के लिए कुछ गलत हो गया हो, ठीक है, किसके लिए गलत हो गया हो, कस्टमर के लिए कुछ गलत हुआ हो, तो ऐसे सिचुएशन में आपको अपॉलॉजी मांगना है। क्या मांगना है? अपॉलॉजी यानी माफी मांगना है। क्लियर हो रही बात? अपॉलॉजी का मतलब क्या होता है? माफी मांगना। सॉरी यू हैव टू से टू द कस्टमर। और कस्टमर का कोई भारी अगर लॉस हो गया हो तो आपके अंदर सिंपैथी होना चाहिए, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना, कुछ प्रोडक्ट यूज करके कोई नुकसान हो गया, कोई रिएक्शन हो गया, तो अगर ऐसा भी कुछ आपके स्टोर में प्रोडक्ट परचेज करने के बाद हुआ होगा, तो ऐसे सिचुएशन में आपको उनको सिंपैथी भी दिखाना है और आपको माफी भी मांगनी है, ठीक है। प्रॉब्लम को रिजॉल्व कीजिए। प्रॉब्लम आपका नहीं है लेकिन दूसरे का है, लेकिन वो प्रॉब्लम से आपके लिए प्रॉब्लम बहुत सारे जनरेट हो सकते हैं कस्टमर के प्रॉब्लम से, इसीलिए रिजॉल्व देयर प्रॉब्लम and follow up. Once you solve the problem of the customer, then you have to take the feedback from the customer that they are satisfied with the solution or not. Clear? So how we can deal with the customer and what behavior the customer executive have to deal with the customers. So ये सारे points थे। एक बार यहीं से फिर से शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में कस्टमर सर्विस से। कस्टमर सर्विस क्या है? इसके बाद आपके गैप्स मॉडल आते हैं। गैप्स मॉडल का मतलब क्या है? क्या क्या गैप्स आते हैं सर्विस को प्रोवाइड करने में, वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा व्हाट इज द रोल ऑफ प्रमोशन इन द स्टोर, वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। एनीवन हैव एनी डाउट व्हाटएवर वी स्टडी? ओके, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास।